नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया। इन वीडियोस को देखिए। सुनकर लगेगा कि नंबर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 30,000 का मतलब है कि पूरी यूनियन टेरिटरी की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सब एक जगह पर इकट्ठे थे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने। 6 मार्च को जब बातचीत के बाद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। 21 दिन का अनशन जो एक आमरण अनशन बन सकता है। सोचकर देखो, अगर देश के किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को दबाया जा रहा है न्यूज चैनल्स के द्वारा, ये बहुत ही शॉकिंग है देखना। प्रोटेस्टर्स की आखिर क्या डिमांड्स हैं, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है। यही कहानी देश के कोने कोने में आज के दिन रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है, ये वही माफिया है जिसने हसदेव के जंगलों को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगा दी, बक्सवाहा को तबाह करने पर तुला है। ये वही माफिया है जिसकी वजह से जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तरकाशी की सुरंग गिरी और जिससे आज लक्षद्वीप भी खतरे में है। ये माफिया जिसे अगर रोका ना गया तो ये देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगा, अंदर से खोखला कर देगा। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रांचो ने फिल्म में किए थे, वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती हुई ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया है और आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द ईयर्स ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो रामोन मार्क्सेस अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ही क्यों ना हो। तो आज जब यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं, कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के राइट्स की। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं यहाँ पर। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाए। करंटली सिर्फ 1 MP लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 MPs। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाए। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले ये 6 शेड्यूल क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, देश के आदिवासी लोगों को। इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। इन्हें ADCs और ARCs भी कहा जाता है और ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज हैं जिनके पास पावर है ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपनी जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपने सोशल कल्चरल कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना पाए। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आज के दिन ये 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में। अब आप सोचोगे कि लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं होते, तो लद्दाख के लोग इसकी क्यों डिमांड कर रहे हैं? इसके पीछे 3 मेन कारण है दोस्तों। पहला, ये बात सही है कि लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल नहीं देखने को मिलते, लेकिन हर एरिया की अपनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम जी ने कई बार समझाया है कि लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को कंसिडर करते हुए बहुत ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। The mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. अगर इस एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इन सब की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, लद्दाख की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। NCST के अनुसार लेह में करीब 66.8% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है, कारगिल में 83% और कुछ एरियाज में तो 99% तक जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा।
आज के दिन लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पर है क्या, खुद ही सोचकर देखिए। अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटाया था, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी। लोगों को 370 हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने किया उससे दिक्कत थी। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था, 2019 के बाद से उसे डाउनग्रेड करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। यही चीज जेएनके के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी कही थी। वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को तो फिर भी अपनी विधानसभा, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख से तो वो हक भी छीन लिया गया। 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर की फुल स्टेट हुआ करती थी, लद्दाख की तरफ से 4 एमएलए होते थे, लेकिन आज के दिन ये नंबर 0 बन गया है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है, जिसे आप वोट दे सकते हो, जिसे आप चुन सकते हो। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार से भी पावर्स छीनने की जबरदस्त कोशिश करी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन लद्दाख से तो पूरा का पूरा हक ही छीन लिया गया है। स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सको। इससे ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा की इलेक्शंस में वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें सिर्फ 1 एमपी दिया गया है। यही कारण है इन सारी डिमांड्स के पीछे। लोकल लेवल पर हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो ताकि हम अपने एडीसीज, एआरसीज को चुन पाए, हम अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर पाए। स्टेट लेवल पर हमें फुल स्टेटहुड दो, और वो नहीं देना तो कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो कि हम अपनी सरकार चुन सके। और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 एमपीज दो, नहीं तो ये डेमोक्रेसी के नाम पर क्या नाटक चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इससे फर्क नहीं पड़ता आप मेरी रीजनिंग से एग्री करो या ना करो, क्योंकि आज से 4 साल पहले बीजेपी ने खुद डिमांड उठाई थी लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की। आखिर क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी अब इस डिमांड को पूरा करना नहीं चाहती? ये कारण बड़ा दिलचस्प है और काफी प्रिडिक्टेबल भी है अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स समझते हो तो। क्या है ये कारण, इसकी बात आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और गहराई से समझना चाहते हैं तो कुक्कू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसमें डिटेल में समझाया है कि हमारे देश का ये महान कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक्चुअली में कैसे बना, क्या इतिहास था इसके पीछे। कुक्कू एफएम को अगर आप नहीं जानते, ये एक ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी ही ऑडियो बुक्स मौजूद है ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक्स पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, फिक्शन हो या सेल्फ हेल्प हो। डाउनलोड करके खुद ही ट्राई करके देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक को इस्तेमाल करने से आपको एक बहुत बड़ा 70% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इनफैक्ट डिमांड ही नहीं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। ये देखिए इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। सितंबर 2019 में यह पहली बार था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रेकमेंड किया था लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर पहला मास प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की इलेक्शंस होनी थी लद्दाख में, और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया कि इलेक्शंस के 15 दिन बाद वो इन डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसको देखकर प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिए गए और बीजेपी ने इन इलेक्शंस को 15 सीट्स के साथ जीता, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिसंबर 2021, नवंबर 2022 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। बीच में सरकार के साथ काफी बातचीत भी हुई, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखने के बावजूद सरकार हमेशा इस डिमांड को मना करती रही। यही कारण कि आज ये इनडेफिनेट फास्ट आप देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जा रहा हो, जैसा आपने देखा पिछले कई सालों से बार बार लोगों ने अपनी डिमांड्स उठाई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है डिमांड पूरी करने में। ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो पूरा देश इधर उधर उलट पुलट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी डिमांड है और कोई नुकसान भी नहीं है मोदी सरकार का, बीजेपी का ये करने में। आखिर उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में खुद लिखा था ये करेंगे। क्या कारण हो सकता है यहाँ पर? एडीसीज के फंक्शंस के बारे में एक लाइन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, स्क्रीन पर देखिए। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन। नोटिस किया आपने? लैंड्स, फॉरेस्ट। इसका मतलब है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी
लद्दाख की जमीन के ऊपर। इसका मतलब लद्दाख की जमीन को, लद्दाख के जंगलों को प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र को नहीं बेच सकते। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीन को कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किया जाए। ऐसा करना ना सिर्फ वहां के लोगों से उनका अधिकार छीनना होगा, बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। लद्दाख एक बेहद सुंदर लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्सा है देश का। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियां इतनी अनोखी हैं जैसी दुनिया में कहीं और नहीं। दुनिया की सबसे रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड या टिबेटन एंटीलोप। यहाँ की लेक्स का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना साफ है कि देखकर यकीन नहीं होगा कि इतनी सफाई भी कहीं हो सकती है। और अगर आप कभी लद्दाख गए हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ के लोग कितने भोले और कितने साफ दिल के हैं। इन लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, ये मोनेस्ट्रीज और ये फेस्टिवल्स इतने बेहतरीन है कि दुनिया भर से लोग आते हैं इन्हें देखने। मेरा मानना है कि हर इंडियन का ये कर्तव्य होना चाहिए लद्दाख जैसी इन्वायरमेंट और कल्चरल डाइवर्स प्लेस को बचाए रखना। ऐसी जगहें हमारे देश के अनमोल रत्न हैं, लेकिन हमारी सरकार आज के दिन इन अनमोल रत्नों को किस तरीके से ट्रीट कर रही है, उससे सरकार की नीयत के बारे में बहुत पता चलता है। आज के दिन मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है, सिविल वॉर की हालत में है, और प्रधानमंत्री मोदी वहां जाने तक को तैयार नहीं है। लेकिन मणिपुर की इस हालत के पीछे भी एक कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का कारण है। इसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल काटा जा रहा है। कितनी ही रील्स लोगों ने बना ली उस जंगल को बचाने के लिए, लेकिन माइनिंग के लिए उसे ओपन अप कर दिया सरकार ने। किसको फायदा मिल रहा है उससे, जनता को या सिर्फ ऊपर बैठे प्रधानमंत्री के मित्रों को? ये कहानी सिर्फ लद्दाख, मणिपुर या हसदेव की नहीं है दोस्तों। यहाँ एक बड़े स्केल पर कोशिश की जा रही है देश के जंगलों को बेचने की, देश के पहाड़ों को बेचने की, देश की जमीन को बेचने की। और इस सब कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का फायदा सिर्फ ऊपर बैठे कुछ चंद लोगों को मिल रहा है। अभी भी कनेक्शन नहीं समझ में आया तो यहाँ क्लिक करके ये वाला वीडियो देखो जाकर, पूरा फंडा ढंग से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।